भाई सोच, तू सोकर उठा और अगली सुबह खुद को एक बंजर दुनिया में पाता है। ना मोबाइल, ना खाना, ना वाईफाई, बस साइलेंस और सर पे मौत का साया। चू गुआंग को लगता है ये कोई सपना है, लेकिन झटका तब लगता है जब उसे भूख लगती है, शरीर थकता है और दर्द बिल्कुल रियल। गेम समझा था, पर ये तो सीधा दूसरे वर्ल्ड का सिस्टम निकला। अब वही चू गुआंग बन गया है उस जगह का एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो असली लोगों को प्लेयर्स बना के बुलाता है, लेकिन उन्हें क्या पता जो गेम वो मजे से खेल रहे हैं वो असल में किसी की हकीकत है। एक गलत डिसीजन और जान से जाओगे। गेम ओवर यहाँ सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी में होता है। तो अगर तुझे सर्वाइवल, स्ट्रैटेजी और साईफाई का तड़का पसंद है, दिस गेम इज टू रियलिस्टिक। एक बार जरूर चेक कर, क्योंकि हो सकता है अगली बारी तेरी हो। फुल वीडियो मेरे YouTube चैनल मानहुआ हिंदी 9 पर है। ये कहानी है चू गुआंग की। एक दिन जब वो सोकर उठा तो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। चारों तरफ खंडहर थे, टूटी हुई इमारतें, जल चुकी गाड़ियां और हवा में अजीब सी खामोशी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी दूर से एक डरावना रोर सुनाई दिया। वो पलटा और देखा एक 3 सिरों वाला राक्षस उसकी तरफ दौड़ रहा था। अब उसे समझ आ गया था, ये कोई सपना नहीं, वो एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में फंस चुका है। यहाँ इंसान से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हैं और जिंदा रहना आसान नहीं। देखते हैं चू गुआंग इस नई दुनिया में कैसे जूझता है और क्या वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। एक लड़का झूठ मूठ सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन 2 खूबसूरत लड़कियां उसे बोलती हैं कि अब बहाना करना बंद करो। वो दोनों उसके पास आ जाती हैं और चू गुआंग खुशी से शर्माने लगता है। लड़कियां उसे छेड़ने लगती हैं ताकि वो उठ जाए। उसी वक्त चू गुआंग सोचने लगता है कि ये इतनी खूबसूरत लड़कियां आखिर हैं कौन। तभी अचानक उसकी विजन बदलती है, जिससे पता चलता है कि वो बस एक ड्रीम में था, लेकिन अब कुछ और है जो उसे अपनी जीभ से चिढ़ा रहा है। चू गुआंग अपनी आंखें खोलता है ये देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। वो बोलता है, अब बस करो, लिक करना बंद करो, अब असली मजा शुरू करते हैं। लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो उसे इतने समय से लिक कर रहा था वो कोई लड़की नहीं, बल्कि 1-2 सिरों वाला मॉन्स्टर था, डबल हेडेड हाइना, और अब वो उसे खाने ही वाला था। चू गुआंग पास पड़ी एक चट्टान उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के सिर पर मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर चू गुआंग एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड का सर्वाइवर है। वो वेस्टलैंड्स में स्क्रैप्स या खाने की तलाश में निकला था, लेकिन रास्ते में थक गया और सो गया। अब जब वो जागा तो खुद को इस खतरनाक हालत में पाया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ये 2 सिरों वाला हाइएना मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद चू गुआंग थक कर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक उजड़े हुए शहर में पहुंचता है। अब लगभग रात हो गई है और रात में सफर करना बेहद खतरनाक है। उसे आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन वो बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी बेस की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो एक पुराने और सुनसान पड़े हॉस्पिटल बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के ठीक नीचे मौजूद है शेल्टर नंबर 404 का एंट्रेंस। जैसे ही चू गुआंग वहां पहुंचा, शेल्टर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना कोई वक्त गंवाए वो अंदर चला गया। अंदर का इंटीरियर बाहर की जर्जर हालत से बिल्कुल अलग था, काफी ज्यादा मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड। तभी एक छोटा सा रोबोट असिस्टेंट दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है, जिसका नाम है लिटिल 7। लिटिल 7 आते ही कहता है, चू गुआंग तुम इतनी देर तक कहां थे? तुम्हें एक जरूरी टास्क करना है अभी। लेकिन चू गुआंग शांत होकर जवाब देता है, मैं तो सिर्फ आधा दिन के लिए शेल्टर से बाहर गया था। असल में चू गुआंग इस शेल्टर का एडमिनिस्ट्रेटर है और लिटिल 7 उसका असिस्टेंट। चू गुआंग काफी लकी रहा है कि उसे ये शेल्टर मिला, क्योंकि इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में ऐसा सुरक्षित शेल्टर मिलना बहुत रेयर है। इस शेल्टर में खाने पीने का अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन मौजूदा पेस से देखा जाए तो वो जल्दी खत्म भी हो सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते चू गुआंग पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ की इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को इस दुनिया में लाना जिन्हें प्लेयर्स कहा जाता है, और उनका काम होगा इन वेस्टलैंड्स को रिक्लेम करना। असल में चू गुआंग खुद भी 5 महीने पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, और अब बिना कोई देर किए वो प्लेयर्स को इस दुनिया में लाने का मिशन शुरू कर देता है। उधर अर्थ में एक लड़का जिसका ऑनलाइन नाम लाइट है, एक ग्रुप में मैसेज डालता है, हमारी कंपनी एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी गेम बना रही है जो इतना ज्यादा रियल है कि असली दुनिया जैसा ही लगता है। इस मैसेज को लेकर ग्रुप में मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं। कई लोग इसे सीरियसली लेते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जो साफ कह देता है कि ये सब बकवास है। ये लड़का अर्थ पर है और एक मेल डॉर्मेटोरी में रहता है।
उसका मानना है कि अगर ऐसी कोई हाइपर रियलिस्टिक वीआर टेक्नोलॉजी सच में होती तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल मिलिट्री करती, न कि कोई गेम कंपनी। वो लड़का आगे लिखता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो इसका इस्तेमाल सुपर सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन तभी उसकी एक्सप्रेशन एकदम बदल जाती है। उसने एक नया मैसेज देखा था। टर्न्स आउट लाइट ने ग्रुप में उस गेम का लिंक डाल दिया था जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। असल में ये लाइट और कोई नहीं बल्कि खुद चू गुआंग है। चू गुआंग ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है, मैं लिंक पहले ही भेज चुका हूं, जिन्हें इंटरेस्ट हो वो ट्राई कर सकते हैं। तुम इस समय चू गुआंग अर्थ के प्लेयर्स को ट्रिक कर रहा है ताकि वो इस दुनिया में आ जाएं। और अभी तक उसने 11 एप्लीकेंट्स जुटा भी लिए हैं। चू गुआंग सोचता है, इतने पार्टिसिपेंट्स तो मिशन कंप्लीट करने के लिए काफी होने चाहिए। जे एक एडमिन होने के नाते चू गुआंग को हर मिशन पूरा करने पर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इस बार उसे जो रिवॉर्ड्स मिले हैं जिसमें शामिल है एक नैनो कार्बन बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। 5 महीने पहले चू गुआंग अर्थ पर एक ऑर्डिनरी सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। एक दिन उसने एक बड़ा बिजनेस डील फाइनल किया और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उसने थोड़ी ड्रिंक करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक उसे चेस्ट में टाइटनेस महसूस होने लगी। फिर उसे एक तेज सी आवाज सुनाई दी और उसका माइंड ब्लैकआउट होने लगा। कुछ समय बाद जब उसके कानों से वो तेज आवाज गायब हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं, तब तक वो इस पोस्ट वेस्टलैंड वर्ल्ड में पहुंच चुका था। शुरू में उसे लगा कि ये कोई प्रैंक है और शायद किसी ने उसे किसी मूवी सेट पर फेंक दिया है ताकि उसका मजाक बनाया जा सके। इसलिए वो बुरी तरह से डरकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ मील दौड़ने के बाद उसे समझ में आता है कि ये जगह उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बड़ी है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब पूरी तरह एक अलग इंसान बन चुका था। उसी वक्त चू गुआंग को फिर से वही तेज चुभने वाली आवाज सुनाई देती है, वही जो उसे ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले सुनाई दी थी। और तभी एक अजीब चीज होती है। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल खुल जाता है जिस पर लिखा था, वेलकम टू वेस्टलैंड ऑनलाइन। इस सिस्टम ने आगे बताया कि इस दुनिया में अब उसका रोल एक स्कैवेंजर का है। उसी समय चू गुआंग का मन किया कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन उसका फोन और बाकी सारी चीजें जैसे गायब हो चुकी थीं। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो पूरे दिन इस वेस्टलैंड में भटकता रहा। धीरे धीरे उसे भूख लगने लगी और उसे ये सच्चाई कबूल करनी पड़ी कि अब यही उसकी नई जिंदगी है। उसे कुछ खाने की तलाश करनी थी और तभी अचानक उसकी नजर एक सर्वाइवर कैंप पर पड़ी। जैसे ही वो उस कैंप के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ इंसान घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गेट पार करने वाला था, किसी ने उसकी गर्दन पर गन तान दी और पूछा, तुम किस शेल्टर से आए हो? चू गुआंग घबरा गया क्योंकि ये भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन शायद क्योंकि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है, इसलिए वो इसे समझ भी सकता था और बोल भी पा रहा था। चू गुआंग ने उस बुजुर्ग आदमी ओल्ड वॉल्टर सास से कहा, इतना अग्रेसिव मत होइए, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और कैंप देखने चला आया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझा पाता, ओल्ड वॉल्टर ने एक बुलेट चला दी जो चू गुआंग के चेहरे के पास से निकल गई। ये गोली चू गुआंग के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पीछे खड़े एक बड़े मॉन्स्टर के लिए थी। ओल्ड वॉल्टर ने उसे घूरते हुए कहा, वेस्टलैंड बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो तुम इन मॉन्स्टर्स के लिए बस एक खाने का टुकड़ा हो। चू गुआंग ने उसे शुक्रिया कहा और दिल से माना कि ये वार्निंग बिल्कुल सही थी। असल में ये एक पैरेलल वर्ल्ड है जो अर्थ से जुड़ी है। लेकिन साल 1935 में एक भयंकर ग्रेट वॉर हुई जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को लगभग खत्म कर दिया। तब से ये दुनिया पोस्ट एपोकलिप्टिक ईरा में चली गई है और इस वेस्टलैंड में केवल म्यूटेटेड एनिमल्स ही खतरा नहीं है, बल्कि और भी कई डरावनी चीजें इंसानों का इंतजार कर रही हैं। इस वेस्टलैंड में सिर्फ म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स ही नहीं, बल्कि इंसानी मरॉडर्स भी हैं जो लगातार सर्वाइवर कैंप्स की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें लूट सकें। वॉल्टर से मिलने के 5 महीने बाद चू गुआंग को इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की बेसिक समझ हो गई थी। लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही थी। हर बार जब भी वो उस जगह पर जाता जहां वो सबसे पहले इस दुनिया में आया था, उसके दिमाग में वही चुभती हुई आवाज फिर से गूंजने लगती थी। एक दिन घंटों स्कैवेंज करने के बाद चू गुआंग एक पुराने अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग में पहुंचा। जैसे जैसे वो उस बिल्डिंग के करीब गया, वो चुभती हुई आवाज और भी तेज होती गई। वो आवाज लगातार उसे बुला रही थी और उसका सोर्स इसी बिल्डिंग के अंदर था। उस आवाज का पीछा करते हुए चू गुआंग एक शेल्टर डोर के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे के सेंटर को छुआ, दरवाजे ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो दरवाजा खुल गया। अंदर का इंटीरियर बाहर की जर्जर हालत से बिल्कुल उल्टा था।
बेहद मॉडर्न और पूरी तरह से फंक्शनल। तभी शेल्टर की शैडोज में से कुछ उसकी तरफ आने लगा। चू गुआंग को लगा कि कहीं उसने गलती से डार्क सोल्स जैसे किसी गेम का हिडन बॉस तो अनलॉक नहीं कर दिया। लेकिन जब वो चीज पास आई तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा रोबोट निकला। उस रोबोट ने चू गुआंग को बधाई दी। कंग्रेचुलेशन, तुम अब शेल्टर नंबर 404 के नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं बल्कि तुम्हारा हेल्पर हूं। कुछ ही देर में चू गुआंग सभी प्लेयर्स जो इस गेम में रजिस्टर करेंगे उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और उनकी पूरी जानकारी शेल्टर रेजिडेंट लिस्ट में दर्ज की जाएगी। एक एडमिन होने के नाते चू गुआंग किसी को भी गेम एक्सेस देने का अधिकार रखता है। हर प्लेयर के घर पर एक स्पेशल गेमिंग हेडसेट भेजा जाएगा और जैसे ही वो लोग उसे पहनेंगे उनकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। वहां आकर वो शेल्टर के अंदर मौजूद कई क्लोन्स में से किसी एक के साथ जुड़ सकेंगे। चू गुआंग अब काफी खुश है क्योंकि 5 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार उसे उसका चीट कोड मिल ही गया। फिर चू गुआंग कहता है, हर बार तुम्हें रोबोट बुलाना बड़ा बोरिंग लगता है। तुम्हारा नाम अब लिटिल 7 होगा। लिटिल 7 नाम पाकर वो रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इतना कि वो चारों तरफ घूमने लगता है और चू गुआंग के आसपास चक्कर काटने लगता है। ये देखकर चू गुआंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लगता है कहीं सॉफ्टवेयर ग्लिच तो नहीं आ गया। लेकिन फिर वो साई करता है और सोचता है कि शायद ये रोबोट एक बच्चे की तरह ही है। अब चू गुआंग पूरी तरह मोटिवेटेड है क्योंकि अब वो दूसरे वर्ल्ड से लोगों को समन कर सकता है और उनके जरिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कमा सकता है। उसे लगता है कि शायद एक दिन वो अपने असली वर्ल्ड में वापस भी जा सके। इसके बाद सिस्टम उसे एक नया टास्क देता है, कम से कम 4 प्लेयर्स को इस गेम में रजिस्टर करवाना। इस टास्क को पूरा करने पर उसे मिलेगा एक नानो बुलेट प्रूफ वेस्ट और फाइंड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्थ पर। एक मेल डॉर्मेटोरी में वही प्लेयर अब भी इस गेम की ऑथेंटिसिटी पर शक कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नर्ड्स इस वेस्टलैंड गेम की फीचर्स को लेकर एक्साइटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे वो किसी साई-फाई ड्रीम का हिस्सा बनने वाले हों। वो प्लेयर सोचता है कि ये गेम 100% फेक है और ऐसी स्ट्रेटजीज से तो किसी का ध्यान भी अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उधर चू गुआंग गुस्से में भर भर के कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा होता है ताकि वो लोगों के सारे सवालों के जवाब दे सके। आखिर में वो ऑल इन जाने का फैसला करता है और पूरे ग्रुप में गेम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल देता है ताकि जो ट्राई करना चाहे कर सके। भले ही वो प्लेयर लाइट की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके मन में एक ख्वाब छिपा है। अगर ये सब सच निकला तो जो काम मैं स्काईरिम में 100 से ज्यादा मॉड्स डालने के बाद भी नहीं कर पाया, वो यहाँ पूरे हो सकते हैं। उसका फैंटेसी था एक हारेम बनाने का, कई बीवियां, ऐशो आराम और पूरा रॉयल लाइफस्टाइल। वो स्टूडेंट अब पूरी तरह लस्ट से भर जाता। वो सारे लोग चू गुआंग के पुराने फ्रेंड्स थे, इसलिए उसने अपनी कंपनी से किसी तरह 4 बेटा टेस्ट गेमिंग हेडसेट्स मंगवा लिए थे। वो सबको बता देता है कि ये हेलमेट्स सिर्फ लोन पर दिए गए हैं, ना इन्हें खोना है और ना तोड़ना है, वरना उसे अपने हायर अप्स को जवाब देना पड़ेगा। हर हेडसेट सिर्फ एक इंसान से बाइंड हो सकता है और एक ही अकाउंट बना सकता है। एक यूजर पूछता है, क्या ये गेम पेड है? चू गुआंग जवाब देता है, गेम तो फ्री है लेकिन कंपनी का बजट कम है, इसलिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चू गुआंग ने इन लोगों को इसलिए चुना क्योंकि जब वो अर्थ पर था तो इन सब के साथ एक पार्टी मेंबर की तरह गेम्स खेला करता था। लेकिन जब उसके ग्रैंडपा की डेथ हुई तब से उसने सबसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया और अब उसे गायब हुए 5 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। उसे लगता है शायद उसके रिश्तेदार उसे अब मरा हुआ मान चुके होंगे। चू गुआंग लिटिल 7 को बताता है कि उनकी वेबसाइट बहुत वेग है, इसलिए वो उसे कहता है कि उसमें एक फोरम, एक विकी और मीडिया फंक्शन ऐड कर दे। इस दुनिया का शुरुआती रिकंस्ट्रक्शन फेज काफी ज्यादा मैनुअल लेबर पर डिपेंड है, तो चू गुआंग फिलहाल गेम को मेल प्लेयर्स के लिए मार्केट करेगा। इस मिस्ट्री बॉक्स सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स के बॉक्स होते हैं। बेसिक बॉक्स से फूड आइटम्स गिरते हैं, मिड टियर बॉक्स से मेडिसिन और हाई टियर बॉक्स से वेपन्स मिलते हैं। इस वक्त चू गुआंग के पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। वो चाहे तो अभी एक बेसिक मिस्ट्री बॉक्स खोल सकता है या फिर 10 पॉइंट्स इकट्ठा करके बाद में हाई टियर बॉक्स खोलने का इंतजार कर सकता है। जब चू गुआंग इन सब कैलकुलेशंस में उलझा होता है, लिटिल 7 उसे बताता है कि उसकी न्यू टास्क अपडेट हो चुकी है, जिसे वो एडमिन लॉग में जाकर देख सकता है। मेन क्वेस्ट कम से कम एक प्लेयर को गेम में सक्सेसफुली लॉग इन कराना है। रिवॉर्ड, एक एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर साइड क्वेस्ट, 10 किलोवाट्स आउटपुट देने वाला जनरेटर तैयार करना। रिवॉर्ड 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स। चू गुआंग एकदम चौंक जाता है जब वो सुनता है कि साइड क्वेस्ट से 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लिटिल 7 उसे बताता है कि जो एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर उसे मेन क्वेस्ट में मिलेगा
वो एक तरह से रिवाइवल कॉइन जैसा होता है, जिससे मरे हुए प्लेयर्स का क्लोन फिर से बनाया जा सकता है। चू गुआंग सोचता है कि ये तो बहुत काम का आइटम है। वो लिटिल 7 को इंस्ट्रक्ट करता है कि अभी के अभी सारे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स को सप्लाईज खरीदने में लगा दो, और बाद में जब 100 पॉइंट्स मिलेंगे तब उनसे वेपन्स खरीदेंगे। लिटिल 7 एक प्रीवियसली लॉक्ड डोर खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर थोड़ा सा धुआं होता है। जब तक धुआं हटता है, चू गुआंग को उसके रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसे मिले हैं 3 फ्लेवर्ड लॉलीपॉप्स और एक कंप्रेस्ड बिस्किट। चू गुआंग थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो जाता है। इतने मामूली से इनाम? सीरियसली? उसे लगता है जैसे कोई आइटम मिसिंग है। वो दोबारा टेबल को ध्यान से देखता है और वहां उसे एक फोल्डेड लेटर पड़ा दिखाई देता है। बिना वक्त गंवाए वो लेटर खोलता है। ये लेटर इस वर्ल्ड की भाषा में लिखा होता है, लेकिन शुक्र है कि पिछले 5 महीनों में चू गुआंग इस भाषा को अच्छे से सीख चुका है। ये चिट्ठी शेल्टर के पिछले एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखी थी और उसी ने इस डिवाइस को एक गेम की तरह डिस्गाइज किया था। उसने इस लेटर को 5वें मिस्ट्री बॉक्स स्लॉट में छुपाया था, जैसे एक ईस्टर एग अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। चू गुआंग को गुस्सा आता है, मतलब एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड की जगह ये बेकार की चिट्ठी। लेकिन फिर वो सोचता है कि पहला एडमिनिस्ट्रेटर कितना जीनियस रहा होगा, जिसने इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में ये सिस्टम डिजाइन किया। चू गुआंग लिटिल 7 से पूछता है, क्या तुम उस पहले एडमिनिस्ट्रेटर को जानते हो? लिटिल 7 जवाब देता है, नहीं, मुझे एक्टिवेट ही तब किया गया जब आपने शेल्टर में कदम रखा। चू गुआंग उसे टास्क देता है, शेल्टर की डेटाबेस खंगालो और पहले एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जितना भी पता चले मुझे बताओ। डाटाबेस से पता चलता है कि पिछले एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी अथॉरिटी लगभग 1 सदी पहले ट्रांसफर की थी और उसी समय एक महायुद्ध भी भड़क उठा था। उस समय दोनों पक्षों ने अपना पूरा आर्सेनल इस्तेमाल कर लिया था ताकि अपने दुश्मनों को कब्र में भेज सकें। युद्ध के बाद मानव सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और यह दुनिया वेस्टलैंड एरा में प्रवेश कर चुकी थी। डेटा से यह भी पता चलता है कि युद्ध के बाद एक लंबी न्यूक्लियर विंटर चली, जिसने लगभग पूरी मानव सभ्यता के सभी निशान मिटा दिए और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर की सारी जानकारी डेटाबेस से डिलीट कर दी गई थी। चू गुआंग ने फिलहाल सब कुछ वैसे ही छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि प्लेयर अगले 3 दिनों में इस दुनिया में आने वाला है। इसलिए वह कुछ तैयारी के लिए रिसाइकलिंग सेंटर जाने का सोचता है। चू गुआंग लिटिल 7 को आदेश देता है कि वो अच्छा बच्चा बना रहे और उसके लौटने तक इंतजार करे, लेकिन लिटिल 7 उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान है। चू गुआंग बीईटी स्ट्रीट कैंप वापस जाने का फैसला करता है ताकि प्लेयर्स के लिए खाना और पानी इकट्ठा कर सके, लेकिन सर्वाइवर कैंप का रास्ता म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। रास्ते में उसे 2 सिर वाले म्यूटेटेड हाइनास मिलते हैं। ये हाइनास गैमा एक्सपोजर के कारण विकृत हो गए थे और इनकी कॉम्बैट पावर एक नॉर्मल हाइना से भी कम है। अगर आपके पास कोई हथियार है तो 2 को एक साथ लड़ते हुए हराना इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि वो उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन जब तक वो छुपा रहता है और देखा नहीं जाता, तब तक लड़ाई की जरूरत भी नहीं है। ये म्यूटेंट्स ही सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इनके बीच भी और ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट्स होते हैं, क्रीपर्स और ऐसे अन्य मॉन्स्टर्स जो म्यूटेट होकर इतने बदल चुके हैं कि उनके एंसेस्टर्स तक को पहचानना नामुमकिन है। वो असली खतरा है इंसानियत के लिए। 2 सिर वाले हाइनास ताकतवर नहीं होते, लेकिन चालाक जरूर होते हैं। ये अक्सर अपने झुंड के 1-2 सदस्यों को इलाके की स्काउटिंग के लिए भेजते हैं। ये ठीक वैसे ही करते हैं जैसे म्यूटेंट कॉकरोचेस। अगर तुम्हें एक भी दिखाई दे तो समझ लो कि आसपास अंधेरे में अनगिनत और छुपे हुए हैं। कुछ समय बाद चू गुआंग बीईटी स्ट्रीट कैंप पहुंच जाता है। सबसे पहले उसे रिसाइकलिंग सेंटर जाना है ताकि वह कुछ चिप्स के बदले सामान ले सके, वरना प्लेयर्स के इस दुनिया में आते ही उनके पास कुछ भी नहीं होगा। चू गुआंग कुछ बैटरी सेल्स को ग्लू की बोतलों में डालकर एक वेइंग स्केल पर रखता है, जो कभी एक्यूरेट नहीं रहता। रिसाइकलिंग सेंटर का मालिक चार्ली उसे 3 चिप्स देता है। चार्ली चू से पूछता है कि क्या वह इन चिप्स के बदले कुछ खरीदना चाहता है। चू गुआंग कहता है कि उसे एक गन चाहिए। चार्ली जवाब देता है कि उसके पास कोई गन नहीं है और अगर होती भी तो चू गुआंग उसे खरीद नहीं पाता। वो सुझाव देता है कि वेपन्स के बारे में सोचने से पहले खाना और जरूरी सामान खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही उनके दाम और बढ़ जाएंगे। जब विंटर आता है तो चार्ली आगे बताता है कि हर साल इसी समय के आसपास टेम्परेचर गिरने लगता है। हालात देखकर लगता है कि इस बार विंटर जल्दी आ जाएगा, शायद अक्टूबर तक पहली स्नोफॉल भी शुरू हो जाए। जैसे जैसे विंटर करीब आता है, वेस्टलैंड्स में रहने वाले म्यूटेंट्स भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ताकि आने वाले ठंडे महीनों के लिए खुद को तैयार कर सकें। विंटर के दौरान बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपी चीजों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वो कोई कीमती स्क्रैप है
या किसी म्यूटेटेड रैट के नुकीले दांत। जब बर्फबारी शुरू होती है तब वॉन्डरिंग मर्चेंट्स तक दूसरे शहरों की तरफ यात्रा करने से मना कर देते हैं। बोल्डर सिटी इस कैंप से केवल 10 किलोमीटर दूर है और वहां का बाजार विंटर में भी एक्टिव रहता है। चार्ली पहले किसी और शेल्टर से था, लेकिन फिर उसे पकड़कर एक गुलाम बना लिया गया। बाद में उसे बीईटी स्ट्रीट कैंप के मेयर ने एक ऑक्शन में खरीद लिया। इसके बाद चार्ली को स्कैवेंजर्स से डील करने की जिम्मेदारी दी गई। अगर ये वेस्टलैंड न होता तो चार्ली अपने पूर्वजों की तरह कोई डॉक्टर या मास्टर इंजीनियर होता, न कि बस एक रजिस्ट्रर। चार्ली की बातें सुनने के बाद चू गुआंग वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता है कि शायद चार्ली उसकी इतनी परवाह इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि चू गुआंग भी उसकी तरह किसी और शेल्टर से आया सर्वाइवर है। चू गुआंग अपने शेड में जाता है यह देखने के लिए कि उसके पास कितनी मनी बची है। 3 नए चिप्स जोड़ने के बाद चू गुआंग के पास कुल 50 चिप्स हो जाते हैं। ये 50 चिप्स उसके शेल्टर के शुरुआती फेज के लिए काफी होंगे। सबसे पहले वह कुछ टूल्स खरीदेगा और शेल्टर के आसपास की जगह को रिपेयर करेगा। उसके बाद वह प्लेयर्स को आसपास के इलाकों से मटेरियल्स इकट्ठा करने भेज सकता है। क्योंकि ये एक रियलिस्टिक गेम है, इसलिए प्लेयर्स को सबसे बेसिक लेवल के काम से शुरुआत करनी होगी। टूल्स के अलावा उसे रैशंस की भी जरूरत है। जब एक क्लोन किसी प्लेयर से बाउंड हो जाता है तो वह एक जीवित प्राणी बन जाता है जिसे एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ता है। अगर प्लेयर्स को भूख लगने लगे तो वे एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति में चू गुआंग उनका कंट्रोल भी खो सकता है। कम से कम उसे 5 लोगों को 1 हफ्ते तक खिलाने के लिए पर्याप्त खाना चाहिए, लेकिन इतना खाना देने के लिए कम से कम 70 चिप्स की जरूरत होगी। हालांकि चूंकि ये प्लेयर्स सिर्फ उसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग पास के खेत में उगने वाले सस्ते ग्रीन व्हीट को खा सकते हैं। 3 चिप्स में 1 किलो ग्रीन व्हीट खरीदी जा सकती है और 5 किलो ग्रीन व्हीट एक इंसान को 2 हफ्ते तक खिलाने के लिए काफी होती है। चू गुआंग वापस रिसाइकलिंग सेंटर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक छोटी सी लड़की से हो जाती है जिसने स्ट्रॉ हैट पहन रखी होती है। लड़की कहती है कि उसे माफ कर दो, वो जानबूझकर नहीं टकराई। चू गुआंग को याद आता है कि इस लड़की का नाम यू शाओ है और वह यू फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। यू शाओ कहती है कि उसने उसके घर से कुछ आवाजें सुनी थीं, इसलिए उसे लगा कि शायद कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा हो। चू गुआंग उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके घर की चिंता की, लेकिन यू शाओ कहती है कि इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है और जब भी चू गुआंग बाहर जाएगा वो उसके घर का ख्याल रखेगी। चू गुआंग उसे समझाता है कि छोटे बच्चों को अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी गलत इंसान से टकरा गई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यू शाओ जवाब देती है कि उसे पता है ब्रदर चू गुआंग बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि जब वो पिछली बार भूखी थी तो उसने उसे सूप दिया था। अब चू गुआंग समझ जाता है कि वो क्यों उसके घर की देखभाल करती है जब वह बाहर होता है। चू गुआंग उसे एक लॉलीपॉप देता है और चेतावनी देता है कि किसी और को इसके बारे में मत बताना, वरना आगे से कुछ नहीं मिलेगा। यू शाओ उसे धन्यवाद देती है और बिना रैपर निकाले ही लॉलीपॉप को चबाने लगती है। चू गुआंग मुस्कुराते हुए उससे लॉलीपॉप लेता है और खुद रैपर निकालकर उसे देता है। थोड़ा स्वाद चखने के बाद यू शाओ एक बार फिर चू गुआंग को इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद देती है। चू गुआंग उसे बताता है कि इसे लॉलीपॉप कहते हैं और उसके होम टाउन में सभी बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। इतना कहकर चू गुआंग वहां से चला जाता है और यू शाओ वादा करती है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। 3 दिन बाद चू गुआंग अपने शेल्टर में पहुंच जाता है। आज प्लेयर्स इस दुनिया में आने वाले हैं और चू गुआंग उन्हें रिसीव करने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसी दौरान ह्यूमन वर्ल्ड में सभी चुने हुए प्लेयर्स अपने वीआर हेडसेट्स को ऑन करते हैं। वीआर हेडसेट ऑन करते ही एक तेज रोशनी के साथ उनकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है। वे की आंख खुलती है तो वह खुद को पानी से भरे एक पॉड में डूबा हुआ पाता है। उसका कैरेक्टर एक परसेप्शन टाइप एबिलिटीज वाला होता है। चू गुआंग एक बटन दबाता है जिससे पॉड का पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है और वे उसमें से बाहर निकलता है। लेकिन वे अकेला नहीं होता, वहां 3 और प्लेयर्स भी होते हैं जो इस नई स्थिति को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं। व्हाइट हॉर्स, जो एक स्ट्रेंथ टाइप प्लेयर है, खुद को चुटकी काटकर चेक करता है कि क्या उसे दर्द महसूस हो रहा है। प्लेयर एम्पल टाइम, जो एजिलिटी टाइप है, अपनी कैरेक्टर से खुश नहीं है क्योंकि वह एक फीमेल कैरेक्टर खेलना चाहता था, लेकिन गेम ने उसे मेल कैरेक्टर दे दिया। प्लेयर ग्रेट गेल, जो एक इंटेलिजेंस टाइप कैरेक्टर है, कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये गेम इतना ज्यादा रियल महसूस होगा। वह आगे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वे वीआर हेडसेट के जरिए किसी दूसरी जिंदगी में पहुंच गए हों। वे भी इससे सहमत होता है और कहता है कि यह गेम इतना रियल है कि उसे तो यहाँ तक महसूस हो रहा है कि उसके अंडरवेयर धीरे धीरे सूख रहे हैं।
इतने में एक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वे सोचते हैं कि शायद प्लेयर लाइट दूसरी तरफ होगा, लेकिन उस दरवाजे से चू गुआंग बाहर आता है लिटिल सेवन के साथ। वह कहता है कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी दुनिया इतनी बर्बाद हो चुकी है कि अब पहचान में नहीं आती, इसीलिए उसे प्लेयर्स की मदद चाहिए ताकि वह अपनी धरती वापस पा सके। वह खुद को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका कोड नेम डॉन है। फिर वह लिटिल सेवन को इंट्रोड्यूस करता है जो प्लेयर्स को इस दुनिया को समझने में मदद करेगा। ये सब जानकर प्लेयर्स हैरान रह जाते हैं। चू गुआंग सोचता है कि उनकी रिएक्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब सभी प्लेयर्स उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं, जैसे कि वे इस गेम से बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या वे अपना जेंडर बदल सकते हैं। चू गुआंग उन्हें बताता है कि अगर वे गेम से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें वापस अपने पॉड्स में जाना होगा, लेकिन अगर वे इस गेम को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें शेल्टर रेजिडेंट बुक की रूल्स याद करनी होंगी। कुछ समय बाद चू गुआंग सभी प्लेयर्स को एक पास के जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में वे सब हैंडबुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्यादातर रूल्स यह बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कितना पावरफुल होता है, यहाँ तक कि वह किसी भी प्लेयर को गेम में लॉग इन करने से बैन भी कर सकता है। अचानक चू गुआंग रुकता है और उन्हें बताता है कि ग्रेट वॉर को खत्म हुए 200 साल हो चुके हैं और जो भी आज यहाँ जिंदा खड़े हैं वे अरबों लोगों में सबसे ज्यादा लकी हैं। चू गुआंग उन्हें बताता है कि अब उन्हें अपनी नई हकीकत को स्वीकार करना होगा और फेडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी से जो शपथ उन्होंने ली थी उसे निभाना होगा। उन्हें वेस्टलैंड को वापस जीतना है और अपना घर फिर से बनाना है। फिलहाल वे लोग किंग कॉन्ग सिटी के बाहरी इलाके में हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के इम्पैक्ट जोन से काफी दूर है, इसलिए उन्हें रेडिएशन से नुकसान होने की कोई चिंता नहीं है। उनका पहला मिशन है एक्स उठाना और लकड़ियां इकट्ठा करना। विंटर आने वाला है और उन्हें इतनी फ्यूल जमा करनी है कि ठंड का सामना कर सकें। इसके साथ साथ उन्हें अबैंडन्ड हॉस्पिटल की मरम्मत भी करनी है ताकि वेस्टलैंड में एक आउटपोस्ट तैयार किया जा सके। सभी प्लेयर्स जोश से भर जाते हैं और कहते हैं कि वे वेस्टलैंड को रिक्लेम करेंगे और अपना घर बनाएंगे। चू गुआंग उन्हें चेतावनी देता है कि ज्यादा दूर न जाएं और अगर कोई म्यूटेंट दिखे तो बिना आवाज किए चुपचाप भाग जाएं। इतना कहने के बाद सभी प्लेयर्स जंगल की ओर निकल जाते हैं और चू गुआंग लिटिल सेवन के साथ अबैंडन्ड हॉस्पिटल लौट जाता है ताकि प्लेयर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड्स को व्यवस्थित कर सके। इधर प्लेयर्स को पेड़ों का एक अच्छा झुरमुट मिल जाता है और वे लकड़ियां काटने लगते हैं। कुछ समय बाद वे कुछ पेड़ काटने में सफल हो जाते हैं। व्हाइट हॉर्स की मसल्स इस गेम में काफी ताकतवर हैं, इसलिए वह आसानी से पेड़ काट सकता है, जबकि बाकी प्लेयर्स उससे थोड़े कमजोर हैं। वे तो मन ही मन इस नए वर्ल्ड में अपना खुद का हारेम बनाने की सोचने लगता है। फिर वे सुझाव देता है कि उन्हें बस एक दिशा में चलते रहना चाहिए और अगर किस्मत ने साथ दिया हो सकता है कि उन्हें इस जंगल में कुछ एल्विन ब्यूटीज भी मिल जाएं। व्हाइट हॉर्स कहता है कि इस गेम की सेटिंग एक न्यूक्लियर फॉलआउट के बाद की है, तो यहाँ ज़ॉम्बीज या डिफॉर्म्ड क्रीचर्स होने की भी संभावना है। एम्पल टाइम और फैंग अपने एक्सिस लेकर वे को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने एडमिनिस्ट्रेटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उसे बैन भी किया जा सकता है। वे फिर से लकड़ियां काटने लगता है और लाइट को थैंक यू बोलता है, जिसने उसे ये अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम फ्री में दिया था। तभी अचानक वे का एक्स गिर जाता है और उसके सिर के ऊपर एक वार्निंग साइन आ जाता है। उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। कोई चीज तेजी से उसके पास से निकलती है और अपने रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर देती है। वे किसी तरह उस अटैक से बचता है, लेकिन उसका मोरल काफी गिर चुका है। ये हमला किसी खतरनाक म्यूटेंट बर्ड ने किया था। वो म्यूटेंट बर्ड सीधा वे की ओर झपटती है और वे उससे मिन्नतें करता है कि किसी और को अटैक कर ले। इस बीच लिटिल सेवन, जो कि लुकआउट पर था, तेजी से हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर भागता है ताकि चू गुआंग को इस म्यूटेंट बर्ड के बारे में बता सके। जब से 4 प्लेयर्स ने गेम में लॉग इन किया है, चू गुआंग को एक एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर बतौर रिवॉर्ड मिला है। चू गुआंग उसका मैनुअल पढ़ने लगता है। मैनुअल के मुताबिक अब म्यूटेंट्स भी एक्सट्रैक्शन के दायरे में आते हैं। अब उसके पास एक तरीका है जिससे वह मटेरियल्स निकाल सकता है ताकि क्लोन्स को सिंथेसाइज किया जा सके। इसी वक्त लिटिल सेवन वहां पहुंचता है और बुरी खबर देता है, एक बड़ा म्यूटेंट बर्ड प्लेयर्स पर अटैक कर रहा है। उधर म्यूटेंट फैल्कन पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। प्लेयर वे अभी तक जिंदा है क्योंकि उसके दोस्त समय पर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। एम्पल टाइम उन्हें बताता है कि ये जरूर कोई ऐसा म्यूटेंट है जो गामा रेडिएशन से डिफॉर्म हुआ है और उन्होंने इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ा था। वह कहता है कि आखिरी बार जब उसने वेबसाइट चेक की थी वहां सिर्फ एक रजिस्टर बटन था। फांग बताता है कि कल ही वेबसाइट पर एक नया म्यूटेंट गैलरी ऐड किया गया है। वही कहता है कि ये सब बात बाद में करेंगे, पहले इस बड़े परिंदे से निपटना जरूरी है।
म्यूटेंट फैल्कन जोर से दहाड़ता है और उसकी रॉ अटैक से फैंग कुछ सेकंड के लिए अपनी मूवमेंट खो बैठता है। जब रिस्ट्रिक्शन हटती है वो अपने दोस्तों की ओर देखता है, लेकिन सब गायब हो चुके थे। वो सभी बुशेस में छुप गए थे जब रेवन का ध्यान फैंग पर था। सालमन एक पत्थर फेंकता है म्यूटेंट रेवन पर, लेकिन रेवन चतुराई से उसे डॉज कर लेता है। जिसने पत्थर फेंका था वो और कोई नहीं बल्कि चू गुआंग था। वह लगातार रेवन पर पत्थर बरसाने लगता है, लेकिन रेवन आसानी से उन पत्थरों को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो सीधे चू गुआंग की तरफ बढ़ता है। चू गुआंग वक्त पर एक आयरन पाइप निकाल लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रेवन की तरफ फेंक देता है। आयरन पाइप सीधा जाकर रेवन के सीने में घुस जाती है और उसे वहीं ढेर कर देती है। सभी प्लेयर्स जो ये सब देख रहे थे चौंक कर बोलते हैं, ये एनपीसी तो बहुत ही ओवरपावर्ड है। कुछ समय बाद चू गुआंग उस मरे हुए म्यूटेंट फैल्कन को रोस्ट करना शुरू कर देता है। प्लेयर्स उससे पूछते हैं कि क्या वाकई में ऐसे म्यूटेटेड बर्ड को खाया जा सकता है। चू गुआंग उन्हें बताता है कि हाँ, ज्यादातर म्यूटेटेड एनिमल्स को अच्छे से पकाकर खाया जा सकता है। एम्पल टाइम पूछता है कि क्या ये फैल्कन रेडिएशन की वजह से इतना बड़ा हुआ है। चू गुआंग उसे सही करता है और बताता है कि गैमा रेडिएशन के अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और बायो वेपन्स, जो जानवरों को इतना विशाल बना देते हैं। और ये म्यूटेंट्स तो बस एक खतरा है, असली खतरा तो कभी कभी इंसान ही बन जाते हैं। वो आगे बताता है कि फैल्कन कुछ ही मिनटों में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्लेयर्स कहते हैं कि इतनी बड़ी चीज को एक बार में खाया नहीं जा सकता, शायद इसका कुछ हिस्सा रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। इस पर चू गुआंग बताता है कि पूरी वेस्टलैंड में सिर्फ बीईटी स्ट्रीट कैंप के मेयर के पास ही ऐसा कोई फ्रिज है, वो भी उसके कासल के अंदर। प्लेयर्स ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि इस गेम वर्ल्ड में एक कैसल भी है। वे खुद को एक मेयर के रूप में इमेजिन करने लगता है, जहां उसका किला हसीनाओं से भरा हुआ है जो उसकी हर बात मानती हैं। व्हाइट हॉर्स उसे डांटते हुए कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद कर और काम पर लग। एम्पल टाइम चू गुआंग से पूछता है कि आखिर कितनी वुड इकट्ठा करनी है। चू गुआंग कहता है, जितनी ज्यादा इकट्ठा कर सको। फिर वो सोचता है कि ये प्लेयर्स उससे अलग हैं। ये जब चाहें इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं। इनके पास कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। अगर वो चाहता है कि ये मेहनत करें तो उसे इन्हें कोई रिवॉर्ड देना होगा। वो उन्हें बताता है कि अगर वे थिक लॉग्स इकट्ठा करेंगे तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे, जिनसे वे प्राइजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनते ही प्लेयर्स में एक नई एनर्जी आ जाती है और वे जोश में आकर तेजी से वुड गैदरिंग करने लगते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने काफी सारा लकड़ी इकट्ठा किया। चू गुआंग उन्हें बताता है कि उन्होंने मिलाकर कुल 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाए हैं। व्हाइट हॉर्स अकेले ने 800 पॉइंट्स कमाए और उसने उसे 2 रोस्टेड लेग्स में एक्सचेंज कर लिया। असल जिंदगी में व्हाइट हॉर्स एक ब्रिक फैक्ट्री का मालिक है और खुद भी मजदूरों के साथ ईंट उठाने में मदद करता है, इसलिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। एम्पल टाइम और वे ने 450 पॉइंट्स से ज्यादा कमाए और उन्होंने अपने पॉइंट्स को फाल्कन विंग्स के लिए एक्सचेंज किया। फैंग सबसे कमजोर था और सिर्फ 300 पॉइंट्स कमा पाया। उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। चू गुआंग सोच रहा था कि इन लोगों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया और अच्छी बात यह है कि रोस्टेड फैल्कन जैसी मामूली चीज से ही वे संतुष्ट हो गए। वो पहले उन्हें 2 लॉलीपॉप्स देने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि इतनी छोटी सी रिवॉर्ड देने पर शायद वो उसे मार ही डालते। चू गुआंग उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अपनी करंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेबसाइट पर देख सकते हैं। इन पॉइंट्स का यूज करके वो आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हैं। वो इन पॉइंट्स से रिवाइवल कॉइन्स भी खरीद सकते हैं। और आखिरी बात, रिस्पॉन्डिंग में 3 दिन लगते हैं। व्हाइट हॉर्स इससे सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि पॉइंट्स से बहुत लिमिटेड चीजें ही खरीदी जा सकती हैं। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि ये तो अभी सिर्फ बेटा वर्जन है। इस समय का यूज करके वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, जो उन्हें गेम के ऑफिशियल लॉन्च पर हेड स्टार्ट देगा। चू गुआंग सोचता है कि इस दुनिया में एक अलग भाषा है जिसे प्लेयर्स समझ नहीं पाते क्योंकि वो ट्रांसमाइग्रेटर नहीं है जैसे कि वो है। इसलिए उसे कोई ट्रांसलेटर क्रिएट करना होगा ताकि ये इश्यू सॉल्व हो सके। एम्पल टाइम पूछता है कि उनके आउटपोस्ट में बिजली नहीं है तो शायद उन्हें एक जनरेटर यूज करना चाहिए। चू गुआंग बताता है कि उनके शेल्टर में एक जनरेटर है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है। वो कहता है कि अगर वो लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। फांग के अंदर जोश भर जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। साइलेंट वे कहता है कि वो लोग शेल्टर से बस एक एक्सटेंशन केबल लाकर अपने आउटपोस्ट को पावर दे सकते हैं, लेकिन चू गुआंग उन्हें बताता है कि उनके पास इतनी लंबी एक्सटेंशन लाइंस नहीं हैं और शेल्टर की बिजली भी अनलिमिटेड नहीं है। लगभग रात हो चुकी है तो प्लेयर्स अपने पॉड्स की तरफ लौटने लगते हैं ताकि वो लॉग आउट कर सकें। लॉग आउट करने के बाद चू गुआंग सोचता है कि भविष्य में उसे ऐसे प्लेयर्स ढूंढने होंगे जो किसी और टाइम जोन से हों या जिन्हें सुबह काम पर नहीं जाना पड़ता हो।
नहीं तो हर रात अकेले आउटपोस्ट की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। लिटिल 7 इस समय सभी प्लेयर्स की करंट फिजिकल स्टेट दिखाता है। अभी वो सभी 1% से भी नीचे हैं। प्लेयर्स की वैल्यू तब तक बढ़ सकती है जब तक वो लगातार अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को स्टिम्युलेट करते रहें और एक्सरसाइज करें। चू गुआंग सोचता है कि वो फ्यूचर में उन्हें टारगेटेड ट्रेनिंग देगा जिससे वो लेवल अप कर सकें। उधर रियल वर्ल्ड में फैंग एक प्रोफेसर है जिनलिंग यूनिवर्सिटी में। अपनी क्लास खत्म होने के बाद वो सोचता है कि लंच के समय प्रोफेसर वोंग से इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछेगा। कुछ समय बाद फैंग कैफेटेरिया की ओर बढ़ता है ताकि प्रोफेसर वांग को ढूंढ सके। प्रोफेसर वांग लड़कियों में काफी पॉपुलर है। वो आपस में बातें कर रही हैं कि वो 30 साल के हैं लेकिन अब भी इतने हैंडसम लगते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि प्रोफेसर वांग उस अजीब से फिजिक्स प्रोफेसर के साथ खाना क्यों खा रहे हैं। प्रोफेसर वांग अपनी फैन गर्ल्स की तरफ हाथ हिलाता है और उन्हें कहता है कि उसे देखना बंद करें और अपना खाना खाएं। जैसे ही फैन गर्ल्स को अपने क्रश प्रोफेसर वांग की आवाज सुनाई देती है, वो पागल हो जाती हैं। प्रोफेसर फैंग कहता है कि वो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक नॉवल पढ़ रहा है और सोच रहा था कि अनलकी सर्वाइवर्स बिजली कैसे जनरेट कर सकते हैं। प्रोफेसर वांग कहता है कि उसे नॉवल के कंटेंट को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो आगे कहता है कि ऐसे सवाल तभी मायने रखते हैं अगर वो पोस्ट अपोकलिप्टिक एरा में जा सकें। प्रोफेसर फैंग बिना कुछ जवाब दिए सीधे चेहरे के साथ खड़ा रहता है, लेकिन अंदर से वह कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोफेसर वांग को इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि क्लोज्ड बेटा के लिए सिर्फ 4 स्पॉट्स थे। प्रोफेसर वांग चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि वो बस उससे मजाक कर रहा था। प्रोफेसर फैंग थोड़ी राहत महसूस करता है, ये जानकर कि यह सिर्फ मजाक था। प्रोफेसर वांग कहता है कि वो आमतौर पर कल्टिवेशन नॉवेल्स पढ़ता है, तो उसे पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर वो प्रोफेसर फैंग से कहता है कि वो उसे इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया के बैकग्राउंड के बारे में बताए। प्रोफेसर फैंग बताता है कि ये नॉवेल एक न्यूक्लियर फॉलआउट के 200 साल बाद सेट है। प्रोफेसर वांग कहता है कि उस समय तक हर अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस से खराब हो जाएगा, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रोफेसर फैंग उससे पूछता है कि रेस्टोरेंट्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो जनरेटर्स होते हैं उनके बारे में क्या, लेकिन प्रोफेसर वांग बताता है कि उन जनरेटर्स में से ज्यादातर 200 साल में जंग लग चुके होंगे और पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में फ्यूल ढूंढने की भी समस्या होगी। प्रोफेसर वांग कहता है कि शायद अभी भी कोई रास्ता हो सकता है। प्रोफेसर फैंग अपना नोटपैड निकालता है और लिखने लगता है। प्रोफेसर वांग समझाता है कि हर कार में एक रिसाइक्लेबल जनरेटर होता है और अगर वो उसे थोड़ी मरम्मत कर सकें तो वे उससे छोटे अप्लायंसेस को पावर दे सकते हैं। अगर वे समहाउ एक इन्वर्टर ढूंढ लें तो वो उसकी पावर को अपस्केल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। प्रोफेसर वांग उसे सारी जानकारी देने के बाद जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे क्यूट स्टूडेंट्स द्वारा अचानक घेर लिया जाता है। वो कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन प्रोफेसर वांग बताता है कि वो उन्हें जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसे आफ्टरनून क्लासेस के लिए जाना है। लड़कियां बहुत जिद्दी होती हैं और उसे जाने नहीं देती जब तक वो उनके सारे सवालों के जवाब नहीं देता। प्रोफेसर फेंग सोचता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटर से पूछना चाहिए कि कारें कहाँ मिल सकती हैं। जब वो बाद में लॉग इन करता है, अचानक उसका फोन बजने लगता है। पता चलता है कि एम्पल टाइम अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर कर रहा है। प्रोफेसर फैंग जानता है कि एम्पल टाइम कभी काम पर नहीं जाता और अपना पूरा समय गेम खेलने में ही बिताता है, लेकिन उसने ये भी सुना है कि एम्पल टाइम के नाम पर कई स्पीड रन टाइटल्स हैं। एम्पल टाइम का कमरा स्पीड रन के लिए मिले कई ट्रॉफियों से भरा हुआ है। एम्पल टाइम अपने व्यूअर्स को गेम में मिले 2 एनपीसीज के बारे में बता रहा है। पहला एनपीसी जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है उसे डॉन कहा जाता है और उसका रोबोट लिटिल 7 है। ये दोनों बहुत हाई लेवल एआई हैं और इनसे बात करना ऐसा महसूस होता है जैसे आप असली इंसानों से बात कर रहे हो। एम्पल टाइम को लगता है कि इस गेम में हर एनपीसी के लिए हिडन फेवरेबिलिटी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वो अपने व्यूअर्स को बताता है कि इस गेम में पेन इंटेंसिटी और हंगर जैसे फीचर्स हैं जो गेम को और भी ज्यादा असली बनाते हैं। उसके व्यूअर्स बार बार उससे पूछते हैं कि वो कब उस गेम का लाइव स्ट्रीम करेगा। एम्पल टाइम बताता है कि उसे लाइट से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वही था जिसने उन्हें क्लोज्ड बेटा तक पहुंच दी थी। वो आगे बताता है कि इस गेम में कुछ अजीब रिस्पॉन मैकेनिक्स हैं, जैसे कि वो केवल 3 दिन बाद रिस्पॉन कर सकते हैं और मरने पर उन्हें अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोनी पड़ती हैं, जो बाद में मिशंस करके फिर से कमाई जा सकती हैं। फिर वो कहता है, लाइट, अगर तुम ये स्ट्रीम देख रहे हो तो कृपया मुझे गेम में मेरा जेंडर बदलने की अनुमति दे दो। चू गुआंग जो उसका स्ट्रीम देख रहा था सोचता है कि ये लोग बहुत लालची हैं। एम्पल टाइम के लाइव स्ट्रीम के बाद वेबसाइट पर रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है।
लिटिल 7 पूछता है कि क्या उन्हें और VR हेलमेट्स भेजने चाहिए, लेकिन चू गुआंग फिलहाल इसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये एम्पल टाइम किट काफी पॉपुलर है और उसने सुना है कि एम्पल टाइम कभी PUBG के टॉप 200 प्लेयर्स में से एक था। चू गुआंग ग्रुप में लॉग इन करता है ताकि बाकी को ये बता सके कि अगली बैच के प्लेयर्स के लिए गेम का पहला राउंड टेस्टिंग शुरू होने वाला है। वो उन्हें रूल्स और फेवरेबिलिटी मैकेनिक जैसे अन्य ऑप्शंस के बारे में बताता है। जब किसी कैरेक्टर की फेवरेबिलिटी 100 तक पहुंचती है तो वो आपको और हिडन क्वेस्ट्स दे सकते हैं या फिर वो आपके गुलाम भी बन सकते हैं। यह सुनकर प्लेयर्स चौंक जाते हैं और वे कल्पना करने लगते हैं कि वे NPCs के साथ क्या कर सकते हैं जब उनकी फेवरेबिलिटी मैक्स हो जाएगी। चू गुआंग उन्हें सूचित करता है कि गेम के बारे में अन्य विवरण ऑफिशियल नोट्स सेक्शन में जोड़े जाएंगे और एम्पल टाइम की समीक्षा काफी सटीक थी, इसीलिए उसकी समीक्षा भी वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। अचानक चू गुआंग को याद आता है कि प्लेयर्स केवल VR हेलमेट का उपयोग करके ही क्लोन से लिंक कर सकते हैं, तो वो 607 से पूछता है कि क्या वो भी हेलमेट का उपयोग करके एक क्लोन से लिंक कर सकता है। लिटिल 7 कहता है कि वो इस मामले को देखेगा। कुछ समय बाद लिटिल 7 चू गुआंग को बताता है कि उसके पास जीन सीक्वेंस से संबंधित जानकारी डेटाबेस में नहीं है, इसलिए वो क्लोन से जुड़ नहीं सकता। चू गुआंग उन्हें चिंता करने के लिए कहता है और फिर उनसे अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स की गणना करने को कहता है। चू गुआंग फिलहाल लेवल 5 पर है और उसके एट्रीब्यूट्स भी काफी अच्छे हैं। चू गुआंग को गेम में 8 घंटे तक प्लेयर को ऑनलाइन रखने के लिए एक रिवॉर्ड मिलता है। लिटिल 7 उसे बताता है कि उसके पास मिड लेवल मिस्ट्री बॉक्स खोलने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स हैं और चू गुआंग इसे खोलने का फैसला करता है। चू गुआंग रिवॉर्ड रूम में जाकर अपना मिड लेवल मिस्ट्री आइटम प्राप्त करता है। इस बार उसे एक मसल सेल स्ट्रेंथनिंग इंजेक्शन मिलता है जो मांसपेशियों की ताकत को थोड़ा बढ़ा सकता है और इसका असर बार बार उपयोग करने पर घटेगा। चू गुआंग इंजेक्शन निकालता है, लेकिन उसे यह थोड़ा खतरनाक लगता है क्योंकि यह पिछले 200 साल से स्टोरेज में रखा हुआ है। लेकिन लिटिल 7 उसे आश्वस्त करता है कि यहाँ उपलब्ध सभी चीजें उच्चतम गुणवत्ता की हैं। लिटिल 7 की पुष्टि करने के बाद चू गुआंग थोड़ी राहत महसूस करता है और खुद को सेल स्ट्रेंथनर इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन लगाने के बाद चू गुआंग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि ये पता कर सके कि उसकी ताकत में कोई फर्क आया है या नहीं, लेकिन वह अपनी ताकत में कोई अंतर महसूस नहीं करता। कुछ समय बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उसे अपने दिल की ओर बढ़ती हुई गर्माहट की एक लहर तक महसूस होती है। चू गुआंग अपने स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ स्थायी रूप से 8 बढ़ चुकी है। एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ वैल्यू करीब 5 होती है, जबकि अब चू गुआंग की स्ट्रेंथ 9 हो गई है, यानी वह अब एक नॉर्मल इंसान से लगभग 2 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। चू गुआंग लिटिल 7 को प्लेयर्स के लॉगिन के लिए तैयार होने भेजता है क्योंकि प्लेयर्स बस 1 घंटे में लॉगिन करने वाले हैं। उसी समय सिस्टम लॉग अपडेट होता है और चू गुआंग को 20 नई मिशंस मिलती हैं। इनमें से कुछ डेली मिशंस होती हैं, जिसका मतलब है कि ये रोजाना अपडेट होती रहेंगी। इन 20 मिशंस को पूरा करने पर उसे 150 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वह तय करता है कि यह काम वो प्लेयर्स को सौंप देगा। वह फिलहाल डेली मिशंस को इग्नोर करने का फैसला करता है क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी अभी जनरेटर मिशन को कंप्लीट करना है। बहुत सारे प्लेयर्स वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यह एक प्रॉब्लम बन सकती है जब कुछ नूब्स इस गेम में आकर प्रो प्लेयर्स के लिए दिक्कतें खड़ी करेंगे। इसलिए वह सोचता है कि उसे गेम में रजिस्टर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स अपडेट कर देनी चाहिए ताकि नए प्लेयर्स को फिल्टर किया जा सके। ग्रुप की एक फीमेल मेंबर जो पहले ज्यादा एक्टिव नहीं थी, इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेने लगती है। वह एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में कोई नया डिजाइन नहीं आ रहा। जब वह ग्रुप के मेंबर्स की कॉन्वर्सेशन पढ़ती है तो सोचती है कि क्यों ना इस गेम को एक चांस दिया जाए। वह लिंक पर क्लिक करती है और अपना अकाउंट रजिस्टर करना शुरू करती है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि इस गेम में कुछ यूनिक कपड़े हैं और यह अभी बेटा वर्जन में है, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब वह बस गेम खेलकर सारे अच्छे दिखने वाले डिजाइन्स चुरा सकती है और उनमें हल्का फुल्का बदलाव कर सकती है। यही सोचकर वह प्री ऑर्डर बटन पर क्लिक कर देती है। इस बीच दूसरी तरफ चू गुआंग तैयार हो रहा है क्योंकि अब प्लेयर्स को रिसीव करने का समय हो गया है। जैसे ही प्लेयर्स गेम में लॉग इन करते हैं, वे तुरंत अपने स्टैट्स चेक करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त अचानक वे को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो लिटिल 7 से कहता है कि अब वो और सहन नहीं कर सकता और उसे टॉयलेट की लोकेशन बताई जाए।
लिटिल सेवन जवाब देता है कि यहाँ कोई टॉयलेट जैसी सुविधा नहीं है और वो शायद इतनी तकलीफ इसीलिए महसूस कर रहा है क्योंकि वो एक परसेप्शन टाइप प्लेयर है। एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स जल्दी से उसे लिटिल सेवन से पीछे खींच लेते हैं क्योंकि अगर उसने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो उनकी फेवरेबिलिटी कम हो सकती है। प्लेयर वे अपनी अर्ज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी चुगवांग कमरे में आता है और सभी को लड़ना बंद करने और लाइन में लगने को कहता है। सब प्लेयर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे बमुश्किल खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। सभी प्लेयर्स जानते हैं कि अगर वे किसी एनपीसी के साथ पंगा लेते हैं तो उनकी फेवरेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए सब शांत बने रहते हैं। चुगवांग उन्हें जानकारी देता है कि उन्हें फूड, वाटर और फ्यूल का स्टॉक बनाना होगा। साथ ही उन्हें फोर्टिफिकेशंस और सरफेस शेल्टर्स की भी जरूरत होगी। बाकी डिटेल्स के लिए वे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर लगे साइन को चेक कर सकते हैं। सभी प्लेयर्स नए मिशंस को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन प्लेयर वे काफी परेशान हैं। चुगवांग कहता है कि अगर अब और कोई सवाल नहीं है तो वे सब सरफेस की ओर बढ़ेंगे। तभी वे हाथ उठाता है और जोर से चिल्लाता है कि उसे अर्जेंटली टॉयलेट जाना है। चुगवांग सोचने लगता है कि जब और ज्यादा प्लेयर्स होंगे, खाना पीना चल रहा होगा, तब टॉयलेट जाना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। वो सबको फॉलो करने को कहता है, लेकिन उसी पल कमरे में मौजूद हर किसी को अचानक टॉयलेट अर्ज होने लगती है। जैसे ही चुगवांग शेल्टर का मेन डोर खोलता है, सभी प्लेयर्स अबैंडन्ड सिटी की ओर भागते हैं ताकि खुद को हल्का कर सकें। वापस शेल्टर लौटने के बाद वे एक साइन बोर्ड के पास रुकते हैं। सब प्लेयर्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये गेम टू रियलिस्टिक है और वहां कोई पेपर नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी एस साफ करने के लिए कुछ रैंडम पत्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। और कुछ की हालत तो और भी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने गलती से नेटल लीव से साफ कर लिया। चुगवांग सोच रहा होता है कि वो तो इन्हें अपना क्लॉथ देने वाला था ताकि ये अपनी बट साफ कर सकें, लेकिन जैसे ही शेल्टर का दरवाजा खुला, सब प्लेयर्स बिजली की रफ्तार से दूर भाग गए। थोड़ी देर बाद सारे प्लेयर्स वापस आते हैं और बड़े ही सम्मानपूर्वक एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेस पर एक टॉयलेट बना दिया जाए। उनका कहना होता है कि अगर एक टॉयलेट बन जाए तो वो सारी फीसीज एक बड़े गड्ढे में इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसमें प्लांट ऐश और वुड चिप्स मिला सकते हैं। कुछ समय बाद ये फीसीज खुद ब खुद फर्टिलाइजर में बदल जाएगी। चुगवांग सोचता है कि बेड स्ट्रीट कैंप के लोग भी शायद पब्लिक टॉयलेट से फीसीज इकट्ठा करते हैं और संभवतः यही तरीका अपनाते हैं जिससे वो उसे फर्टिलाइजर में बदल देते हैं। एम्पल टाइम कहता है कि वे फीसीज से बायोगैस भी बना सकते हैं और उसे मीथेन गैस में बदलकर अपने जनरेटर को पावर दे सकते हैं। चुगवांग उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए काफी प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसे यह भी पता है कि वेस्टलैंड प्लास्टिक से भरी पड़ी है, इसलिए उन्हें इसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो आगे सभी को नोटिस बोर्ड के बारे में बताता है जहां मिशंस की लिस्ट होती है। फिर वह एक नया मिशन जोड़ता है, प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स ढूंढने का। इसके साथ वह कुछ और नए मिशंस भी बोर्ड पर डाल देता है। प्लेयर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यानी एनपीसी ने उनकी जरूरतों के हिसाब से नया क्वेस्ट जोड़ दिया है। प्लेयर फैंग हाथ उठाकर चुगवांग को बताता है कि उसके पास जनरेटर हासिल करने का एक आसान तरीका है। चुगवांग उसे बोलता है कि आगे बताओ। फैंग कहता है कि वे कोई भी नॉर्मल कार ढूंढ सकते हैं जिससे यूजेबल जनरेटर निकाला जा सकता है, फिर थोड़े बहुत बदलाव करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। चुगवांग कहता है कि वह जाकर कुछ कार्स ढूंढ सकता है, लेकिन वेस्टलैंड में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, इसलिए वह तभी जा सकता है जब कोई और भी उसके साथ चले। बाकी बचे तीनों प्लेयर्स ये जानकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनमें से किसे इस मिशन पर साथ भेजा जाएगा। फैंग गोचंग को चुनता है कि वो वे को इस मिशन में अपने साथ ले जाए। वे बिना किसी शिकायत के ये टास्क एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर और एनपीसी को नाराज नहीं कर सकता। गोचंग दोनों को अंदर बुलाता है ताकि उन्हें इस मिशन के लिए जरूरी मैप और इक्विपमेंट दिया जा सके। कुछ समय बाद वे और फैंग एक पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, लेकिन पूरी जगह पहले से ही लूटी जा चुकी होती है। फैंग एक कार का बोनेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है। फिर वह जोर से वे को आवाज देता है कि मदद करो। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार बोनेट खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या उनके सामने जो चीज है वही जनरेटर है। फैंग वे से मदद मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वे को कार चलानी आती है। वे कहता है कि वह तो सिर्फ नीड फॉर स्पीड गेम का ड्राइवर है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फैंग के पास खुद की कार है। फैंग बताता है कि वो डॉर्मेट्री में रहता है और उसके पास तो बस एक बाइसिकल है। कुछ देर बाद फैंग को इंजन तो मिल जाता है, लेकिन पावर सप्लाई नहीं दिखती। वे कहता है कि अपोकलिप्स को 200 साल हो चुके हैं और तब से अब तक जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने सब कुछ डिसमेंटल कर दिया होगा। वो सुझाव देता है कि शायद उन्हें रिसाइकल बिन्स पलटकर देखना चाहिए, क्या पता कुछ काम की चीज मिल जाए।
फैंग सोच रहा होता है कि शायद किसी स्क्रैप्ड कार बॉडी से जनरेटर ढूंढना नामुमकिन होगा। तभी अचानक वे जोर से चिल्लाता है कि उसने कोई बड़ी डिस्कवरी की है। ये मेजर डिस्कवरी असल में एक होल होती है। फंग कहता है कि ये शायद किसी वाटरवे का एंट्रेंस है। वे कहता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, लेकिन फैंग उसे रोकता है कि जब इस जगह का जिक्र एडमिनिस्ट्रेटर ने भी नहीं किया तो ये जगह जरूर खतरनाक होगी। वे कहता है कि वे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते और शायद ये कोई हिडन डंजन हो सकता है जो कुछ सीक्रेट मिशंस को ट्रिगर करेगा। वे के दिमाग में चल रहा होता है कि हो सकता है इस डंजन में कुछ लेडीज कैद हों जिन्हें बचाना है, और जब वे उन्हें बचा लेंगे तो वही लड़कियां उनकी मदद करेंगी इस वेस्टलैंड को फिर से आबाद करने में। दूसरी ओर फेंग सोच रहा होता है कि हो सकता है इस सीक्रेट एरिया के अंदर कहीं कोई जनरेटर छिपा हुआ हो। यही सोचते हुए दोनों वाटरवे के एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं जब उन्हें कुछ ब्लू मशरूम्स दिखाई देते हैं। वे उन मशरूम्स को एक प्लास्टिक बैग में इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जा सके। वे बिना पहचान के इन्हें खा नहीं सकते क्योंकि पिछले साल उनके देश में 8000 लोग जहरीले मशरूम्स खाने से मर गए थे। सारे मशरूम्स इकट्ठा कर लेने के बाद फैंग सुझाव देता है कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन वे कहता है कि ये जगह सेफ लग रही है और उन्हें और अंदर जाना चाहिए। वे दौड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है जबकि फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक वे रुक जाता है क्योंकि उसके सिर के ऊपर फिर से एक वार्निंग साइन आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे वही भारीपन महसूस हो रहा है जो उसे तब हुआ था जब उसने म्यूटेटेड फैल्कन का सामना किया था। असल में वे एक परसेप्शन टाइप कैरेक्टर है, इसलिए वह खतरनाक चीजों को जल्दी महसूस कर लेता है। तभी अचानक उन्हें कुछ दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं और बिना एक पल गवाए वे दौड़ पड़ता है। उसके पीछे पीछे फैंग भी भागता है। उनके हमलावर 2 वर्म टाइप म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स ने मिलकर टॉयलेट बनाना पूरा कर लिया होता है। उनके इस काम के लिए चुगवांग उन्हें 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से इनाम देता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि आगे से उन्हें फीसिस और यूरिन को अलग अलग जगहों पर स्टोर करना होगा क्योंकि इन दोनों की अलग अलग उपयोगिता होती है और अगर ये मिक्स हो गए तो इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। चुगवांग ये भी जानकारी देता है कि शेल्टर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटर सोर्स है, लेकिन वहां से पानी भरते वक्त उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि उस इलाके में कई म्यूटेंट्स मौजूद हैं। चुगवांग सोच रहा होता है कि अभी तो ये लोग सब कुछ सोच समझकर कर रहे हैं, लेकिन जब शेल्टर में सैकड़ों लोग होंगे तो हाइजीन एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। साथ ही शेल्टर में फार्मास्यूटिकल रिजर्व्स भी बहुत कम हैं और अगर कोई पैंडेमिक फैल गया तो भारी नुकसान हो सकता है। एम्पल टाइम सुझाव देता है कि उन्हें एक बाथ हाउस बनाना चाहिए क्योंकि आगे चलकर शायद कुछ फीमेल प्लेयर्स भी इस गेम में शामिल हों। वो आगे कहता है कि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उन्हें आउटडोर्स में नहाने नहीं देना चाहिए। व्हाइट हॉर्स कहता है कि उन्हें लड़कियों के लिए एक ऐसी जगह भी बनानी चाहिए जहां वे एक दूसरे को स्क्रब कर सकें। उनकी फैंटेसीज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रही थी। ये सब सुनकर चुगवांग सोच रहा होता है कि उसने आज तक इतनी हाई कैलिबर शेमलेस परवर्ट्स नहीं देखे। अचानक वे मदद के लिए चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है। वह सीधे फीसिस पिट के पास आकर रुकता है और फैंग उसके पीछे पीछे होता है। फैंग की वे से टक्कर हो जाती है और दोनों सीधे फीसिस पिट में गिर जाते हैं। उनके इकट्ठे किए गए ब्लू मशरूम्स पूरे गड्ढे में बिखर जाते हैं। एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स दौड़कर उनके पास आते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि फिलहाल फीसिस पिट खाली था। चुगवांग उन ब्लू मशरूम्स में से एक को उठाता है। ये ब्लू मशरूम्स कुछ खास होते हैं जो उसे खलुश कर देते हैं और वह उन्हें उनके मेहनत के लिए थैंक्स कहता है। कुछ समय बाद चुगवांग उनके लिए एक सूप बनाता है। उसका टेस्ट ब्लैंड ग्रीन बीन्स जैसा होता है, लेकिन प्लेयर्स बिना कोई शिकायत किए उसे गटक जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद चुगवांग उनसे पूछता है कि ये मशरूम्स उन्हें कहाँ मिले। फंग बताता है कि उन्हें जनरेटर तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वाटरवे सिस्टम का एक एंट्रेंस खोजा जहां ये मशरूम्स बहुत सारी थीं। वे चुगवांग से पूछते हैं कि क्या ये मशरूम्स खाई जा सकती हैं या इन्हें ब्रूइंग पोशंस के लिए यूज किया जा सकता है। चुगवांग उन्हें बताता है कि इनका नाम ब्लू एंजल्स है। अगर कोई इन्हें खा ले तो 1 घंटे के अंदर उसे एक असली एंजल दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ म्यूटेंट्स जो पॉइजन इम्यून हों वही इन्हें खा सकते हैं। वह बताता है कि अतीत में चार्ली ने उसे बताया था कि ये ब्लू मशरूम्स गैमा रेस से होने वाले नॉन फेटल डैमेज को ठीक करने में यूज होते हैं। इन्हें आमतौर पर बोल्डर सिटी भेजा जाता है और इनकी प्राइस भी काफी डिसेंट होती है। चुगवांग प्लेयर्स को बताता है कि ये ब्लू एंजल्स खाने लायक नहीं है, लेकिन ये रेडिएशन रिडक्शन एजेंट्स बनाने का मेन रॉ मटेरियल है। साथ ही वो शुक्र मनाता है कि वे वाटरवे में और अंदर नहीं गए, क्योंकि ये मशरूम्स आमतौर पर म्यूटेंट लीचेस के घोंसलों के आसपास ही उगते हैं।
बेबी लीचेस देखने में तो नॉर्मल झोंक जैसी ही होती हैं और उनकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बनती हैं तो उनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। कुछ रेयर म्यूटेंट लीचेस तो 300 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती हैं और वो एक जिंदा इंसान को एक ही बाइट में निगल सकती हैं। दोनों प्लेयर्स सोच रहे होते हैं कि वो तो जैसे हेल्स गेट के सामने से ही घूमकर आ गए। प्लेयर फैंग जल्दी से लीच नेस्ट की लोकेशन को मैप में मार्क कर देता है। चू गुआंगफांग और वे दोनों को म्यूटेंट लीच नेस्ट खोजने के लिए 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और ब्लू मशरूम्स उठाने के लिए 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। ये सुनकर दोनों प्लेयर्स खुश हो जाते हैं। चुगवांग सोचता है कि इन दोनों ने सच में बहुत रिमार्केबल जॉब किया है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दे सकता, वरना ये बार बार उसी डेंजरस प्लेस में चले जाएंगे सिर्फ मशरूम्स के लिए। चू क्वांग को उम्मीद नहीं थी कि म्यूटेंट लीचेस का घोंसला इतनी नजदीक होगा, इसलिए अब उसे और ज्यादा कॉशियस रहना होगा जब तक कि वो ऐसा जनरेटर नहीं ढूंढ लेता जो एक्टिव सब्सटेंस एक्सट्रैक्टर को पावर दे सके ताकि क्लोन्स बनाए जा सकें। ये ब्लू मशरूम्स भी काफी यूजफुल हैं। इन्हें बेचकर वो 40 चिप्स तक कमा सकता है, जो उसके पिछले 5 मंथ्स की पूरी सेविंग्स के बराबर है। अब चू गुआंग बीईटी स्ट्रीट कैंप की तरफ निकलता है ताकि कुछ सप्लाईज रीस्टॉक कर सके। जाते जाते वो प्लेयर्स को कहता है कि वो बेस से ज्यादा दूर ना जाएं। शाम 5 बजे लिटिल 7 एलिवेटर को ऑन करेगा जिससे वे वापस शेल्टर लौट सकें। लिटिल 7 उनके काम का रिजल्ट भी काउंट करेगा और अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो लिटिल 7 से पूछ सकता है। चूकोंग के निकलने के बाद प्लेयर्स अब क्वेस्ट बोर्ड को ध्यान से देखने लगते हैं। एम्पल टाइम सोचता है कि वे और फैंग को मशरूम्स लाने के लिए सिर्फ ड्वेंस पॉइंट्स ही क्यों मिले, जबकि ये तो 2 पेड़ों को काटने के बराबर है। जबकि ये ब्लू मशरूम्स तो एंटी रेडिएशन एजेंट्स बनाने में काम आते हैं, जो कि इस वर्ल्ड में काफी महंगे होने चाहिए। वो आगे कहता है कि नॉर्मली किसी भी आरपीजी गेम में क्वेस्ट रिवॉर्ड्स उसकी डिफिकल्टी पर डिपेंड करते हैं और इस हिसाब से उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मशरूम्स लाए बल्कि एक न्यू एरिया को भी अनलॉक किया। बल्कि इस गेम में वो कुछ एक्स्ट्रा मिशंस भी कर सकते हैं जो क्वेस्ट बोर्ड पर नहीं लिखे होते। कुछ मिशंस तो ऐसे होते हैं जो एनपीसी की ट्रिगर्ड इंटरैक्शन से शुरू होते हैं। दोपहर में उन्होंने सारे मिशंस पूरे कर लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें दिए थे और ज्यादातर मिशंस तो उन्हें तब मिले जब एनपीसी ने उनकी बातें सुनी। एम्पल टाइम कहता है कि शायद रिवॉर्ड्स इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि एनपीसी के साथ उनकी फेवरेबिलिटी कितनी है। मतलब साफ है, क्वेस्ट बोर्ड पर दिए गए फिक्स्ड मिशंस पूरा करने से तो गारंटीड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन अगर वो खुद से कोई मिशन ट्रिगर करते हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेटर एनपीसी के साथ उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ती है। एम्पल टाइम ये भी कहता है कि उसकी सारी स्पेकुलेशन इस बात पर आधारित है कि वेस्टलैंड ऑनलाइन एक पूरी तरह से इमर्सिव गेम है, लेकिन उसे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ तो गड़बड़ है। लिटिल 7 तो पूरी तरह से एक रोबोटिक एनपीसी जैसा बिहेव करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर यानी चू गुआंग की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि वो कोई रियल पर्सन हो जो उन्हें एक्ट कर रहा हो। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद इस गेम में कुछ और गहराई छुपी है और हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें ट्रिक कर रहा हो। वे पूछता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर सच में हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है? तो एम्पल टाइम जवाब देता है कि नहीं, ये बस मेरी स्पेक्यूलेशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई रियल पर्सन है और उसने हमें कई बार सेव भी किया है। इसलिए ये जानने की बजाय कि वो असली इंसान है या नहीं, अभी मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हम कैसे एनपीसी फेवरेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ बेटा टेस्टिंग शुरू होने से पहले ही सारे प्लेयर्स एक टीम बना लेते हैं ताकि दूसरों के मुकाबले उनकी स्टार्टिंग पोजीशन बेहतर हो। अब से वे सारे इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे और मिलकर ताकत बढ़ाने के तरीके निकालेंगे। ये डिसाइड होते ही एम्पल टाइम बाकी प्लेयर्स को मिशंस बांटना शुरू कर देता है। उधर वे मन ही मन सोच रहा है कि ये एम्पल टाइम कितना तेज दिमाग वाला है। कुछ फेक थ्योरीज बनाकर खुद को लीडर बना लिया। एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स अभी लकड़ी काटने का काम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वो लोग लॉग आउट नहीं कर जाते, जबकि वे और फैंग पास के लेक शोर एरिया में जाकर मॉन्स्टर नेस्ट्स ढूंढने का काम करेंगे। कुछ समय बाद बीईटी स्ट्रीट कैंप में एक मर्चेंट कैरावैन आ पहुंचती है। इस कैरावैन में एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन स्लेव गर्ल भी होती है। उसे देखकर सारे स्कैवेंजर्स की आंखें चमक उठती हैं। इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम ही देखने को मिलती है। लेकिन सीन थोड़ा डाउनर हो जाता है जब पता चलता है कि वो लड़की मेयर के लिए लाई गई है, और वो भी उस पिग जैसे दिखने वाले मेयर के लिए। मिस्टर ली इस मर्चेंट कैरावैन का लीडर होता है और वो अपने आदमियों को सामान उतारने का ऑर्डर देता है। चार्ली की तरफ से वो मेयर का स्वागत करता है और मिस्टर ली भी बड़े एटीट्यूड में उस फीमेल स्लेव को आगे लाता है और कहता है कि यही वो प्रोडक्ट है जिसे मेयर ने मांगा था। अब इसे चार्ली को मेयर तक पहुंचाना है।
इसी बीच चू गुआंग भी कैंप में एंटर करता है और सोचता है कि ये ली फिर से आ गया। फीमेल स्लेव्स इस दुनिया में बहुत महंगी होती हैं, मतलब लग्जरी आइटम, और सिर्फ बेट स्ट्रीट कैंप का मेयर ही इतना अमीर है कि उन्हें खरीद सके। चू गुआंग ने कभी उस मेयर को देखा नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि कोई पिग जैसा नीच इंसान ही होगा, तभी तो ऐसी चीजें खरीद रहा है। वैसे भी चू गुआंग यहाँ मेयर से मिलने नहीं आया। उसकी दिलचस्पी तो इस बात में है कि बोल्डर सिटी से आई इस कैरावान में शायद उसे ब्लू मशरूम्स का कोई अच्छा बायर मिल जाए। ली अपने मजदूरों को खूब पैसे देता है, जो सामान उतारते हैं और फिर अपना काम खत्म करके वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। तभी चू गुआंग बहुत विनम्रता से मिस्टर ली से पूछता है कि क्या वो थोड़ा बिजनेस करना चाहेंगे। मिस्टर ली थोड़ा शक के साथ चू गुआंग से पूछता है, तू कहीं मरॉडर टाइप तो नहीं? चू गुआंग स्माइल करते हुए कहता है, नो ब्रो, कोई गलत इरादा नहीं है, बस थोड़ा ट्रेड करना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो मेरे पास कार्बन नैनो बॉडी आर्मर है, बस हेडशॉट ना लगे, बाकी मैं निकल लूंगा। मिस्टर ली फिर कहता है, तो तू बीटी स्ट्रीट कैंप का नया स्कैवेंजर होगा। वो आगे बोलता है कि वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता और चू गुआंग को अपना रबिश जाकर चार्ली को बेचना चाहिए। इतना सुनते ही चू गुआंग अपने दोनों बैग खोल देता है। हर बैग में है 2 किलो के नीले मशरूम और सीधा पूछता है, क्या ये रबिश लगते हैं तुझे? मिस्टर ली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पूछता है, तूने ये कहां से लाए? चू गुआंग कूल अंदाज में बताता है, बस एक रैंडम सीवर से मिला, म्यूटेंट लीच नेस्ट के बगल में। अगर तुझे और चाहिए जाके खुद चेक कर ले। मिस्टर ली हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। फिर सीधा पूछता है, तो कितने में बेचेगा? चू गुआंग जवाब देता है, 2 किलो हैं, 200 चिप्स दूंगा तो सौदा तय। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, अगर मैंने ये बीईटी स्ट्रीट मर्चेंट्स को बेचे होते तो शायद 50 चिप्स भी ना मिलते। मिस्टर ली बिना 1 सेकंड सोचे सौदा पक्का कर देता है। अब चू गुआंग सोचने लगता है कि शायद उसने थोड़ा सस्ता दे दिया। मेयर जैसी पिग टाइप हरकतें करने वाला आदमी शायद इनको कहीं ज्यादा महंगे में बेच रहा हो। ली उससे कहता है कि ये बात चार्ली को मत बताना। चू गुआंग कहता है, रिलैक्स ब्रो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मिस्टर ली उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो अभी 200 चिप्स ले ले या फिर वहीं से कुछ चीजें खरीद ले, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। ये जो मर्चेंट कैरावान्स हैं, यही असली फ्लायर्स होते हैं सस्ते प्रोडक्ट्स के, और इनके रेट लोकल मार्केट से काफी कम होते हैं। चू गुआंग डिसाइड करता है, भाई मुझे तो गन लेनी है। मिस्टर ली उसे दिखाता है एक 9mm बोल्ट एक्शन आयरन बैरल राइफल, जिसकी कीमत है 200 चिप्स, और अगर चू गुआंग अभी ले ले तो साथ में एक्स्ट्रा थर्ड्स बुलेट्स भी मिलेंगी फ्री। के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना फीडबैक कमेंट में बताएं, और अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।